हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है और इस वीडियो में मैं आपको BCS 011 के शॉर्ट नोट्स को हिंदी में बताऊंगा, जिससे आप यूनिट 1 को पूरी तरह से समझ सकें। इस PDF में 11 शॉर्ट नोट पेजेस हैं और यह मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से तैयार किया है, जिससे आपको BCS 011 बुक के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ सकें। यह मैंने बिगनर और एडवांस लेवल सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाया है। इससे आप अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। इसलिए मेरे चैनल के लेटेस्ट स्टडी वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना है। यह PDF आप मुझसे बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए पा सकते हैं। चलिए यूनिट 1 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। कंप्यूटर, उसकी उत्पत्ति और उसके अनुप्रयोग। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की उत्पत्ति और उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे अबेकस, नेपियर्स बोन्स, स्लाइड रूल, पास्कल्स कैलकुलेटर, लेबनीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन, डिफरेंस इंजन, द एनालिटिकल इंजन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। और उसके बाद है कंप्यूटर जनरेशंस। इसमें 5 जनरेशंस हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिर है कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे हाउ कंप्यूटर्स वर्क, ऑपरेशनल यूनिट, सिस्टम यूनिट, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण। फिर है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसमें हमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब में अंतर भी पढ़ना है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर करंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वर्तमान अनुप्रयोग, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं। उसके बाद पूरे यूनिट का सारांश, समरी भी पढ़ना है। अब चलिए इंट्रोडक्शन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म 3 बेसिक टास्क, i.e. इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो 3 बुनियादी कार्य करता है, यानी इनपुटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप यह समझने में सक्षम होंगे। द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट कंप्यूटर्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर की उत्पत्ति और कंप्यूटर के कार्यों के बारे में बुनियादी अवधारणाएं। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य। रोल एंड करेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड, विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर की भूमिका और वर्तमान अनुप्रयोग। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं। अब ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर कुड बी रिगरस एफर्ट ऑफ मैन टू काउंट लार्ज नंबर्स। कंप्यूटर की उत्पत्ति गणना के लिए मनुष्य के द्वारा किए गए कठोर प्रयास हैं। अबेकस, नियरली 5000 ईयर्स एगो द अबेकस वाज डेवलप्ड इन चाइना इन 3000 BC। लगभग 5000 साल पहले अबेकस का विकास चीन में 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। द वर्ड अबेकस मीन्स अ कैलकुलेटिंग बोर्ड। अबेकस शब्द का अर्थ है गणना बोर्ड। द अबेकस वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर। अबेकस को पहला कंप्यूटर माना जा सकता है। अब नेपियर्स बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। जॉन नेपियर built a mechanical device for the purpose of multiplication in 1617 AD. The device was known as Napier's bones. जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में गुणन के उद्देश्य से एक यांत्रिक उपकरण का निर्माण किया था। इस उपकरण को नेपियर्स बोन्स के रूप में जाना जाता था। उसके बाद स्लाइड रूल, जिसका निर्माण ई गुंटूर ने किया था। यह मशीन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकती थी। उसके बाद गणना के लिए और भी बहुत सारे उपकरण बने जैसे पास्कल्स कैलकुलेटर, लेबनीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन, डिफरेंस इंजन, द एनालिटिकल इंजन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर और अब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कैन कंप्यूट ऑल काइंड्स ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड मैथमेटिकल फंक्शंस। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर सभी प्रकार की गणितीय गणनाओं और गणितीय कार्यों की गणना कर सकता है। अब कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। द पीरियड ड्यूरिंग विच द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टुक प्लेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट फेजेस नोन एज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जिस अवधि के दौरान कंप्यूटर का विकास हुआ उन्हें 5 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियों के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 तक के काल को पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल माना जाता है। फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 टू 1971। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 टू प्रेजेंट, 1971 से अब तक। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स अब भी हैं और भविष्य में भी होंगे। अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। इसमें क्या विशेषता है? इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की विशेषता है। 1940 से 1956 तक के काल को पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का समय काल माना जाता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स के उपयोग की विशेषता है। इनेक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था
जो 30 से 50 फीट लंबा था, जिसका वजन 30 टन था, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर और 150,000 वाट बिजली की आवश्यकता थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के उपयोग की विशेषता होती है। इसका समयकाल 1956 से 1963 तक माना जाता है। उदाहरण PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 1620, IBM 7090, CDC 3600। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स की भूमिका है, जो 1964 से 1971 तक माना जाता है। इसके कुछ उदाहरण NCR 395, B6500, IBM 360, 370। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जो 1971 से अब तक इस्तेमाल हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, अभी भी हैं और भविष्य में भी होंगे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका है। देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन that are being used today. Artificial intelligence is the branch of computer science concerned with making computers behave like humans and allow the computer to take its own decision. इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे आवाज़ की पहचान, जो आज उपयोग की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने और कंप्यूटर को अपना निर्णय लेने की अनुमति देने से संबंधित है। अब इस टेबल की मदद से कंप्यूटर की पीढ़ियों में और अधिक अंतर के बारे में जानते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के आधार पर, स्पीड के आधार पर, साइज, रिलायबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, पीरियड, इन सब के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया में टेक्नोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, वहीं सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। स्पीड में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की स्पीड स्लोवेस्ट थी, उसके बाद में उससे थोड़ा फास्ट हुई, फिर उससे थोड़ा फास्ट, फोर्थ की उससे फास्ट और फिफ्थ की सबसे ज़्यादा फास्ट है। साइज के आधार पर देखते हैं तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का साइज बहुत ही बड़ा था, लगभग एक कमरे का आकार का, और उसके बाद में सेकंड जनरेशन का उससे थोड़ा छोटा हुआ, फिर थर्ड जनरेशन का मीडियम साइज हुआ, उसके बाद में फिर उससे छोटा हुआ, के बाद फोर्थ में फिर उससे छोटा। अब फिफ्थ जनरेशन में आप खुद ही देख सकते हैं, जो आपके पास स्मार्टफोन है वो भी एक कंप्यूटर का उदाहरण है, जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, और ये फिफ्थ जनरेशन का उदाहरण है। रिलायबिलिटी के आधार पर देखें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो बहुत अनरिलायबल था, मीन्स उसमें AC रूम की आवश्यकता होती थी। अगर AC रूम नहीं हुआ तो वो चलेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी और उसमें वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते थे, जो बहुत अनरिलायबल था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स को बदल के ट्रांजिस्टर्स का उपयोग हुआ, जो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल होते थे और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स से मोर रिलायबल थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट से और ज़्यादा आसानी हो गई। फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर से और आसानी हुई, और फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आराम से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, फिर सेकंड जनरेशन में भी कोई नहीं था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, फोर्थ जनरेशन में भी, और अब फिफ्थ जनरेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैंग्वेज के आधार पर वर्गीकरण देखें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझते थे, फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर भी हाई लेवल लैंग्वेज समझते थे, और अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जावा, पाइथन और ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेज, C++ आदि लैंग्वेज यूज होती हैं। मशीन लैंग्वेज मीन्स 01, 0100001100। समय काल तो अभी बता ही दिया है और आप लोग देख भी सकते हैं। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। Each computer consists of a series of devices that together operate as an integrated unit or computer system. प्रत्येक कंप्यूटर में उपकरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक साथ एक एकीकृत इकाई या कंप्यूटर सिस्टम के रूप में काम करते हैं। द प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ द मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट्स। प्रोसेसर मेमोरी, अंकगणित, तर्क और नियंत्रण इकाइयों से बना होता है। अब देखते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। हाउ कंप्यूटर्स वर्क। सबसे पहले इनपुट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इन टू द कंप्यूटर सिस्टम। यह कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रक्रिया है। अब स्टोरेज के बारे में। द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से सहेजने की प्रक्रिया को स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसिंग। द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कॉल्ड प्रोसेसिंग। अंकगणित और तार्किक संचालन जैसे संचालन करने के कार्य को प्रसंस्करण कहा जाता है, मीन्स प्रोसेसिंग। आउटपुट के बारे में देखते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की यह प्रक्रिया है।
Output devices display information on the screen, monitor or the printer and sends information to other computers. आउटपुट डिवाइस स्क्रीन, मॉनिटर या प्रिंटर पर जानकारी प्रदर्शित करते हैं और अन्य कंप्यूटरों को जानकारी भेजते हैं। अब ऑपरेशनल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द ऑपरेशंस, द कंप्यूटर एलोकेट्स द टास्क अमॉन्ग इट्स वॉरियस ऑपरेशनल यूनिट्स। दीज आर नंबर 1 अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, नंबर 2 कंट्रोल यूनिट, नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर अपनी विभिन्न ऑपरेशनल यूनिट के बीच टास्क को आवंटित करता है। नंबर 1 अंकगणित तार्किक इकाई, नंबर 2 नियंत्रण इकाई और नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। अब देखते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मीन्स ALU के बारे में। द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द CPU विच कैरी द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। अंकगणित तार्किक इकाई CPU का एक महत्वपूर्ण घटक है जो निर्देशों का वास्तविक निष्पादन करता है। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में देखते हैं। CU थिंग्स लाइक प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, interpretation of the instruction and issuing of signals for other units of the computer to execute them। मेन मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम की प्रोसेसिंग, निर्देशों की व्याख्या और कंप्यूटर की अन्य इकाइयों को उन्हें निष्पादित करने के लिए, सिग्नल जारी करने के लिए जैसी चीजें कंट्रोल यूनिट के द्वारा की जाती हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ALU एंड द CU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम के ALU और CU को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है। सिस्टम यूनिट, अ कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कंटेन्स मैनी पार्ट्स। एक कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में कई हिस्से होते हैं। पहला है पोर्ट एंड कनेक्टर्स। अ पोर्ट इज अ कनेक्टर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड और ऑन अ सेपरेट अडेप्टर। एक पोर्ट एक कनेक्टर होता है जो मदरबोर्ड पर अलग अडेप्टर पर स्थित होता है। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई चेंजेस नॉर्मल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी इनटू इलेक्ट्रिसिटी दैट कंप्यूटर कैन यूज। पावर सप्लाई सामान्य घरेलू बिजली को ऐसी बिजली में बदल देती है जिसका उपयोग कंप्यूटर कर सकता है। मदरबोर्ड, इट इज द सर्किट बोर्ड इन विच ऑल द कंपोनेंट आर कनेक्टेड थ्रू केबल विद इन अ पर्सनल कंप्यूटर। मदरबोर्ड एक माइक्रो कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इसे मुख्य बोर्ड या सिस्टम बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी घटकों को एक पर्सनल कंप्यूटर के भीतर केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर, mathematician John von Neumann conceived a computer architecture which formed the core of nearly every computer system in use today। गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमान ने एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कल्पना की जो आज उपयोग में आने वाले लगभग हर कंप्यूटर सिस्टम का मूल है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड वेट्स। कंप्यूटर विभिन्न आकृति, आकारों और वजन में उपलब्ध हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, द मास प्रोडक्शन ऑफ दिस मशीन हैज़ टेकन फुलेस्ट एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ ऑन सिलिकॉन चिप्स। इस मशीन ने सिलिकॉन चिप्स पर बड़े पैमाने पर एकीकरण के उपयोग का पूरा फायदा उठाया है। आज माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है जिसे आमतौर पर PC कहा जाता है। टुडे माइक्रो कंप्यूटर आर कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर्स, मोर कॉमनली एज PCs। These are small, relatively inexpensive computers designed for personal use in home or offices। ये छोटे अपेक्षाकृत सस्ते कंप्यूटर हैं जिन्हें घर या कार्यालयों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। मिनी कंप्यूटर्स, द मिनी कंप्यूटर टू हैंडल टास्क दैट लार्ज कंप्यूटर कुड नॉट परफॉर्म इकोनॉमिकली। मिनी कंप्यूटर ऐसे कार्य को संभालने के लिए हैं जो बड़े कंप्यूटर आर्थिक रूप से नहीं कर सकते। मिनी कंप्यूटर सिस्टम और स्मॉल मेनफ्रेम कंप्यूटर्स provide faster operating speed and larger storage capacities than microcomputer systems। मिनी कंप्यूटर सिस्टम या छोटे मेनफ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम की तुलना में तेज ऑपरेटिंग गति और बड़ी भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं। मीडियम साइज कंप्यूटर्स, इट प्रोवाइड्स फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटीज देन स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम। या छोटे कंप्यूटर सिस्टम की तुलना में तेज संचालन गति और बड़ी भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं। लार्ज कंप्यूटर्स, बड़े आकार के कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर आर द अल्टीमेट इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। ये कंप्यूटर लचीलेपन और गति में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम आर ह्यूज मल्टी यूजर सिस्टम डिजाइन टू प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मेन फ्रेम विशाल बहु उपयोगकर्ता सिस्टम है जिन्हें प्रति सेकंड लाखों निर्देशों के लिए डिजाइन किया गया है। सुपर कंप्यूटर्स, दे आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, क्लाइमेट रिसर्च, वेदर फॉरकास्टिंग, क्वांटम फिजिक्स, फिजिकल सिमुलेशंस etc। इनका उपयोग अत्यधिक आणविक मॉडलिंग, जलवायु अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान, क्वांटम भौतिकी, भौतिक सिमुलेशन आदि के लिए किया जाता है। अब टेक्नोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण को देखते हैं। देयर आर एसेंशियली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग।
अनिवार्य रूप से दो अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर प्रसंस्करण हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर डील विद द क्वांटिटीज दैट आर कंटिन्यूअसली वेरिएबल, दे गिव ओनली अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स। एनालॉग कंप्यूटर लगातार परिवर्तनशील मात्राओं से निपटते हैं, वे केवल अनुमानित परिणाम देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स। It is a machine that specializes in counting. It operates by counting values that are discrete or separate and distinct. यह एक मशीन है जो गिनती में माहिर है या असतत या अलग और विशिष्ट मूल्यों की गणना करके संचालित होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स। दिस स्पेशल पर्पस मशीन कॉल्ड अ हाइब्रिड कंप्यूटर विच combines the measuring capabilities of the analog computer and the logical and control capabilities of the digital computer. इस विशेष प्रयोजन मशीन को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है जो एनालॉग कंप्यूटर की माप क्षमताओं और डिजिटल कंप्यूटर की तार्किक और नियंत्रण क्षमताओं को जोड़ती है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं। Our world is full of integrated circuits. Integrated circuit means semiconductor device with several transistors built into one physical component. It is an electronic circuit which involves thousands or millions of interconnected components like transistors, diodes and resistors. यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें ट्रांजिस्टर, डायोड और रजिस्टर्स जैसे हजारों लाखों इंटरकनेक्टेड घटक शामिल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में देखते हैं। द इंटीग्रेटेड सर्किट इज नथिंग मोर देन अ वेरी एडवांस इलेक्ट्रिक सर्किट्स। एकीकृत सर्किट एक बहुत ही उन्नत इलेक्ट्रिक सर्किट से ज्यादा कुछ नहीं है। अब ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब में अंतर देखते हैं। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947। इट वाज कंसिडर्ड अ रिवोल्यूशन। 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। इसे एक क्रांति माना जाता था। Small, fast, reliable, and effective, it quickly replaced the vacuum tubes, which is bulky and heavy weighted. छोटा, तेज, विश्वसनीय और प्रभावी होने के कारण ट्रांजिस्टर ने जल्द ही वैक्यूम ट्यूब्स को बदल दिया जो बहुत भारी होते थे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण जैसे माइक्रोसॉफ्ट डीओएस, विंडोज एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में यूज होता है। करंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वर्तमान अनुप्रयोग। सम ऑफ मेजर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आर गिवन बिलो। कंप्यूटर के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग नीचे दिए गए हैं। मैं इनके नाम बता दे रहा हूँ, आप इनके बारे में अपने आप खुद लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1 बैंकिंग, नंबर 2 ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, ऐसे ही स्पोर्ट्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस, एजुकेशनल रिसर्च, इंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब इसकी सीमाएं भी पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं। द कंप्यूटर कैन आउटफॉर्म ह्यूमन बीइंग्स इन स्पीड, मेमोरी एंड एक्यूरेसी, बट स्टिल द कंप्यूटर हैज लिमिटेशंस। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, फिर भी कंप्यूटर की सीमाएं हैं। कंप्यूटर की सीमाएं निम्नलिखित हैं, जैसे प्रोग्राम्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय ह्यूमन। विदाउट सुपरविजन कंप्यूटर विल ऑपरेट पुअरली व्हेन डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंस सच एज इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दैट आर इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट। पर्यवेक्षण के बिना कंप्यूटर अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि कार्य से निपटने के दौरान खराब तरीके से काम करना और स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकना, ये इसकी सीमा है। और जैसे इसमें कोई बुद्धिमत्ता ना होना, नो इंटेलिजेंस, किसी तरह की खुद की देखभाल ना कर पाना, नो सेल्फ केयर, और इसमें कोई इमोशन ना होना, इमोशनलेस होना और कुछ भी सोच ना पाना, नो थिंकिंग। रिट्रीवल ऑफ मेमोरी, स्मृति की पुनर्प्राप्त। कंप्यूटर कैन रिट्रीव डाटा वेरी फास्ट बट दिस टेक्निक इज लीनियर। अ ह्यूमन बीइंग्स माइंड डज नॉट फॉलो दिस रूल। कंप्यूटर बहुत तेजी से डेटा प्राप्त कर सकता है लेकिन यह तकनीक रैखिक है। मनुष्य इस नियम का पालन नहीं करता है। अ ह्यूमन माइंड कैन थिंक रैंडमली विच अ कंप्यूटर मशीन कैन नॉट। एक मानव मस्तिष्क बेतरकीब ढंग से सोच सकता है जो एक कंप्यूटर मशीन नहीं कर सकता है। अब इसका सारांश यानी समरी पढ़ लेते हैं कि इस पूरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म मैथमेटिकल एंड नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस in order to achieve the results. Computer is an electronic device that perform mathematical and non-mathematical operations in order to achieve the results. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो परिणाम प्राप्त करने के लिए गणितीय और गैर गणितीय संचालन करता है। इसकी पहली पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। द सेकेंड जनरेशन यूज्ड द ट्रांजिस्टर विच वर मच स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी ने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जो वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही छोटे थे। फिर तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट का इस्तेमाल किया गया। VLSI सर्किट चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ और अब पांचवी पीढ़ी समानांतर कंप्यूटिंग की ओर बढ़ रही है। एंड नाउ फिफ्थ जनरेशन ग्रोइंग टुवर्ड्स
पैरेलल कंप्यूटिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम आधुनिक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण घटक है। द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंट्रोलिंग द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइडिंग एन इंटरैक्टिव इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करना और उपयोगकर्ता और मशीन के बीच एक इंटरैक्टिव इंटरफेस प्रदान करना है। कंप्यूटर हैव इंटर्स almost in every field of human life and found application in various fields like machine, healthcare, business, science, technologies, engineering, entertainment, etc. कंप्यूटर ने मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश किया है और चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों को पाया है, जैसे देखभाल, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, SMS आदि। मनोरंजन भी इसी से संभव है। अगर आप यह PDF पाना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए मुझसे पा सकते हैं।